बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर साल जो है ना वो कुछ ऐसे लाभ के अंदर स्पेसिफाइड पर्सनस हैं जिन्होंने अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो उन्हीं स्पेसिफाइड पर्सनस में से एक जो है ना सैलरीड पर्सनस भी होते हैं जिन्होंने हर हाल में अपनी जो है ना एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो इससे रिलेटेड जो है हम इस वीडियो में मुकम्मल डिस्कस करेंगे और कैसे ना एक सैलरीड पर्सन, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो, तो वो कैसे ना अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है अगर वो खुद से करना चाह रहा है। तो इसमें ना मुकम्मल आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि क्या क्या कौन कौन सा डाटा चाहिए होता है रिटर्न फाइल करने के लिए, उस डाटे को प्रिपेयर कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है, फिर उसको डाटे को पोर्टल के ऊपर अपलोड कैसे करना है, और फिर बाद में अगर आपका टैक्स बन रहा हुआ फर्दर तो उसके लिए ना टैक्स चलान कैसे क्रिएट करना है, और उस टैक्स चलान को क्रिएट करके जो ना अपने रिटर्न के साथ कैसे उसको लिंक करना है, कैसे उसको ना मुंसलिक करना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा आप बताते जाएँ कि इस वीडियो के अंदर ना जो भी टर्मिनोलॉजी या वर्डिंग यूज़ होगी तो उसमें ट्राई किया जाएगा कि जो ऐसे पर्सन जो कि जिनका बैकग्राउंड में कोई टैक्स नॉलेज नहीं है या फिर उनका कोई अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए वो आसानी हो और वो ना उनको भी समझने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह उस इजीली जो ना आप मुकम्मल वीडियो देख के ना अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आपकी जो ना सिर्फ सैलरी इनकम है और आपकी जो ना इतनी इसमें कम्प्लेक्स सिनेरियो नहीं है। जी दोस्तों, आपको वीडियो के ऊपर मज़ीद बात करने से पहले आपको बताते जाएँ कि इस चैनल के ऊपर जो ना आपको एससीपी, टैक्सेशन, ईआरपी, अकाउंट, फाइनेंस और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं तो उसके बारे में जो ना वीडियोस अवेलेबल है, डाटा अवेलेबल है। तो आप जो ना इन वीडियोस को देखना मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि कोई वीडियो अभी तक अपलोडेड नहीं है जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है या फिर जिससे रिलेटेड आपको ना कोई क्यूरी या अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप जो ना उसमें किसी भी वीडियो को ना कमेंट सेक्शन में जाके ना उसको रेलिवेंट क्वेश्चन को राइज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसको टाइम रिस्पॉन्ड किया जाएगा। इसके अलावा चैनल के अंदर ना एक कम्युनिटी टैब है, तो कम्युनिटी टैब के अंदर जो ना आप अपनी कोई भी ना क्यूरी रेज कर सकते हैं या फिर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन तो जिसकी आप ना क्यूरी हो या फिर कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसकी ना अपना ओपिनियन रिक्वायर्ड कर रहे हो, तो आप जो ना इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो ना इसको टाइम रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो लिहाजा इसके ऊपर अप टू डेट रहने के लिए तो आपको लाजमी तौर पर अपने ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि ना आप इसके ऊपर अप टू डेट रह सकें और आपकी जो कोई भी अगर रेलिवेंट हो बिज़नेस या टैक्स या इस एससीपी या कंपनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं तो उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ अभी फर्दर अपलोड होगी तो आप जो ना आपको उससे रिलेटेड जो ना अपडेशन मिल जाएगी। जी, आपको बताते जाएँ कि इस वीडियो में ना हमने ये इसको चीज़ों को लिस्ट डाउन किया गया है जिन जिन चीज़ों को हमने इसमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हु आर एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको बताते जाएँ कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं या फिर जो एनटीएन होल्डर हैं या कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। तो इसके ऊपर जो ना बेसिकली एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, तो आप जो ना उस वीडियो में देख के ना इसमें मुकम्मल गाइडलाइन ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि टैक्स जो भी सैलरीड पर्सन है तो इनके लिए ना मिनिमम टैक्सेबल सैलरी की लिमिट क्या है। तो टैक्स 2021 के हिसाब से ना 6 लाख की लिमिट है। तो बाकी जो टैक्स 2022 का 23 का तो उसके ना रेलिवेंट जो भी फाइनेंस एक्ट आएगा तो उसके मुताबिक जो ना इसको आपको सैलरी लिमिट डिफाइन की जाएगी, तो जो कि हर साल चेंज भी हो सकती है या फिर सेम भी रहती है। तीसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि कौन सा डाटा या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो कि सैलरी पर्सन है, तो इसको अभी हम डिटेल में इसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग का फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है, यानी कि उसको हम ऑनलाइन आईआरएस के पोर्टल पे कैसे अपलोड करेंगे और कहाँ पे जाके ना उसको लॉगिन करेंगे। और पाँचवें पे ये पॉइंट है कि अगर हमारी जो ना रिटर्न के ऊपर जो ना कोई भी टैक्स लायबिलिटी राइज कर होती हुई यानी कि कोई हमारा टैक्स बनता हुआ, तो उस केस में हम चालान कैसे बनाएंगे और चालान पे कैसे करना है और फिर उसके बाद जो ना उस चालान को कैसे अपनी रिटर्न के अंदर ना इसको लिंक करना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ना थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि जो भी सैलरी पर्सन हैं तो उनकी ना रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड होगा या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, और उसके ऊपर ना हमने उसको कंपाइल कैसे करना है। फिर उसको जो ना आगे जो ना फिर फोर्थ पॉइंट स्टेज पे देखेंगे कि उसको ना हमने आईआरएस के पोर्टल पे कैसे अपलोड करना है। जी, अब हम ना अपने वीडियो के थर्ड पोर्शन पे आते हैं कि डाटा क्या क्या रिक्वायर्ड होगा या इन्फॉर्मेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होगी।
तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ना 4 तरह का डाटा चाहिए होगा कि आपकी इनकम क्या क्या होगी पूरे साल में। पूरे साल का मतलब कि जुलाई 2020 से लेकर जो ना और जून 2021 तक ये बेसिकली टैक्स ईयर होता है, जिसके रेलिवेंट टू डाटा जो जिसकी रिटर्न फाइल करनी होती है। तो इस पीरियड की हम बात करेंगे। जब भी हम जो भी डाटा की बात करेंगे तो बेसिकली इन 12 महीनों की बात करेंगे। इन 12 महीने के में ना क्या क्या चीज़ें हैं जिसको कंपाइल करना होगा। अगर आपने टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न फाइल करनी है, अगर आपने टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न फाइल करनी है, तो फिर जो ना ये बेसिकली 12 महीने आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक का। अभी फ़िलहाल टैक्स ईयर 2021 की बात करते हैं। तो इसको बताते जाएँ कि आपको ना 4 तरह का डाटा चाहिए होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन लाजमी चाहिए इनपुट करनी होगी। इसमें एक इनकम का पोर्शन है, यानी कि इनकम कौन सी है और उस पूरे साल में जो इनकम अर्न की है वो कौन सी है। एक्सपेंसेस जो आपने इनकट किए हैं तो वो कौन कौन से हैं। एसेट्स की डिटेल बतानी है कि एसेट कौन कौन से हैं जो कि पूरे साल के अंदर आपने उसकी मूवमेंट की है या उसको सेल परचेज किया है, या फिर आपके पास 30 जून 2021 की डेट के ऊपर कौन कौन से एसेट पड़े होंगे, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और चौथा जो ना, अगर आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ करी है, यानी कि अगर आपने किसी के पैसे देने हैं या किसी से उधार लिया हुआ है, तो वो उसकी डिटेल विषय में ना मेंशन करनी होती है। तो अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनकम की डिटेल बात करते हैं कि इसमें ना ये इन्फॉर्मेशन लाजमी चाहिए होगी कि पूरे साल के अंदर, यानी कि जो 12 महीने बंद है जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक, इन 12 महीनों में ना सैलरी कितनी रिसीव की है आपने। तो इन 12 महीनों की जो सैलरी होगी रिसीव की होगी उसकी डिटेल चाहिए होगी। तो इसी से लिंक होता है कि अगर आपको सैलरी के ऊपर भी इंडेक्स कटा होगा, तो जिस कंपनी में या गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे होंगे, तो वहाँ से ना आपने विद होल्डिंग इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आपने कलेक्ट करना है। तो जब आप अपने डिपार्टमेंट को बोलेंगे तो वो जो ना इसको आपको ना सर्टिफिकेट दे देगा। तो उसके ऊपर मेंशन होगी कि आपने पूरे साल के अंदर कितनी सैलरी रिसीव की है और उसके ऊपर कितना टैक्स इन्होंने विद हेल्ड किया हुआ डिपार्टमेंट ने। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी विद रिस्पेक्ट टू इनकम। तो इसके अलावा मोस्टली जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे होते हैं कंपनीज जो कि अपनी ना एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी या बाकी कोई और बेनिफिट रिसीव करते हैं, पे करते हैं। तो अगर आपको ना वो रेलिवेंट पीरियड के अंदर जो ना आपकी ना जॉब खत्म होने के बाद या फिर जॉब एट द एंड ऑफ जॉब जो ना आपका कोई ये बेनिफिट रिसीव मिल रहा है तो आपने या मिल गया हुआ है, तो आपने उसकी डिटेल भी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा कोई और अदर इनकम हुई तो वो उसकी डिटेल चाहिए होगी। क्योंकि ये हम सैलरी पर्सनस के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमने ना बेसिकली इसमें विद रिस्पेक्ट टू सैलरी की जो रिलेटेड जो इनकम आती है तो उसको हमने इनपुट करना है। अगर आपकी कोई और इनकम होगी तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम है क्या कि, और उसको फिर हमने उस विद रिस्पेक्ट टू दैट जो ना पोर्टल पे पुट करना होगा और उसके मुताबिक ना उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो ये इनकम की डिटेल होगी। तो इनकम क्या क्या चाहिए होगी तो वो उसकी हमने बात कर ली। दूसरे केस में आता है कि जो एक्सपेंसेस है तो उस एक्सपेंसेस की डिटेल चाहिए होगी। एक्सपेंसेस की डिटेल अब बताया कि बेसिकली ये जो हम रिटर्न है बेसिकली ये 12 महीने के ऊपर फॉल करती है, जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक। तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको हमने कलेक्ट करना है, उसको कंपाइल करना है डाटा को। तो इसमें जना अगर आपके किड्स की या बच्चों की जो एजुकेशन फ़ीस पे की हुई आपने तो वो डिटेल चाहिए होगी, और कितने बच्चों की फ़ीस पे की होगी वो उसकी भी डिटेल चाहिए होगी। और इसके अलावा अगर उस फ़ीस के ऊपर जो ना अगर रेलिवेंट जो स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है तो अगर उन्होंने टैक्स काटा हुआ तो वो विद 100 सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इसके अलावा जो ना पीटीसीएल बिल्स की डिटेल चाहिए होगी जो इस पीरियड के अंदर फॉल करते हैं। पीटीसीएल बिल के अंदर ना बेसिकली विद होल्डिंग टैक्स होता है, जो कि अब टैक्स पहले से कटा हुआ होता है तो उसमें आ रहा होता है, तो उसकी वो डिटेल लाजमी चाहिए होती है। इसके अलावा एक्सपेंसेस को भी हमने मेंशन करना होता है पर्सनल रिटर्न के अंदर। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो आपके थ्रू पे हुए हैं तो वो डिटेल चाहिए होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो 12 की 12 कॉपी है तो वो चाहिए होगी। मोबाइल एक्सपेंसेस है, अच्छा जैसे मोबाइल जो कंपनीज होती है वो बेसिकली वो भी हमारा विद होल्डिंग टैक्स काटती हैं, तो उसका भी विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट जो ना वो कैसे निकालना है, तो बेसिकली हर कंपनी का अपना अपना मेथड है। तो इसको भी ना आपको लैदर से ना इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, तो वो आप ना पता देख सकते हैं कि कैसे विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट हमने कैसे इशू करवाना विद मोबाइल कंपनी का। अगर आपने आगे जो कोई ज़कात पे की हुई है ड्यूरिंग द पीरियड तो वो उसकी डिटेल चाहिए होगी। तो ज़कात भी ना बेसिकली ज़कात और डोनेशन बेसिकली ना गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लिस्टेड इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं जिसको ना सेकंड ऑर्डिनेंस के अंदर मेंशन किया हुआ कि अगर इन आपने ना इंस्टीट्यूट्स को, एनजीओज़ को या फिर एनपीओज़ को अगर ज़कात पे करते हैं या डोनेशन पे करते हैं तो उसका जो ना टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर उनके अलावा किसी और को पे कर देना फिर उसका टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये भी आपने देखना है। तो इसके अलावा अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे हुआ तो उसकी डिटेल चाहिए होगी।
तो और इसके अलावा जो ना अगर कोई डिडक्शन हो रही है आपकी जो विद रिस्पेक्ट टू जो ना आपने सोशल सिक्योरिटी वगैरह पेमेंट की हुई है तो वो डिटेल चाहिए होगी। और इसके अलावा अगर आप कोई लोन अगर आपका कट रहा है इंस्टॉलमेंट जो आपने लोन लिया हुआ तो उसके ऊपर जो लोन कट रहा है किसी अगर आपने बैंक से लिया हुआ या कंपनी से लिया या फिर थर्ड पार्टी से लोन लिया हुआ तो वो लोन की डिटेल चाहिए होगी, उसके ऊपर कितना इंस्टॉलमेंट पे करे हैं उसकी डिटेल चाहिए होगी। और अगर कोई गाड़ी आपके नाम है तो उसके डेफिनेटली आप उसका टोकन टैक्स भी पे कर रहे होंगे तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। और इसके अलावा कोई भी आपके ना पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। तो ये हमने बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस की बात कर ली। अब हम ना थर्ड जो हमारे डाटा चाहिए होगा टाइप का जो है एसेट्स है, तो एसेट की डिटेल हमें चाहिए होगी। कोई भी प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, फिर या फिर ना कोई आपके नाम कोई बैंक बैलेंस है तो कोई सेविंग सर्टिफिकेट है तो उन सब की डिटेल चाहिए होगी। और अगर आपने कोई एसेट परचेज़ किया तो उसकी डिटेल चाहिए होगी, अगर कोई आपने एसेट सेल किया तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। और अगर कोई ना आपने एसेट आपके ना 30 जून की डेट के ऊपर जो ना आपके नाम पे रजिस्टर कर रहा है तो उसकी डिटेल जो ना चाहिए होगी। अब इसको हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी आपने जो ना आपके नाम आ रही है 30 जून के ऊपर 2021 के ऊपर तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने सेल परचेज़ किया है इस 12 महीने के अंदर तो वो उसकी डिटेल चाहिए होगी। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपने जो सेल परचेज़ किया है तो उसके ऊपर जो विद होल्ड टैक्स आपने जो पे किया हुआ है तो उसका CPR चाहिए होगा। क्योंकि उस पर भी तो इंडेक्स होता है तो वो बाद में ना उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाता है और वो ना टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने में हमारी ना मदद करेगा। तो इसके अलावा जो आपके जितने भी बैंक बैलेंसेज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं तो उनका जो ना क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा जो कि 30 जून 2021 की डेट के ऊपर आ रहा होगा। तो जो आपके ऐसे जो बैंक अकाउंट जो कि आपके CNC के ऊपर आ रहे हैं या फिर चाहे वो आपके सिंगल आपने CNC के ऊपर हो या फिर आपने जॉइंट अकाउंट हो तो उनको भी उनकी डिटेल भी चाहिए होगी, उसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा 30 जून 2021 की डेट का। तो इसके अलावा अगर कोई गाड़ी वगैरह आपके नाम है तो वो गाड़ी की डिटेल चाहिए होगी और उसकी वैल्यू भी चाहिए होगी। तो इसके अलावा जो ना कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी भी सेविंग सेंटर में या फिर आपने बैंक के अंदर अपनी सेविंग्स की रखवाई हुई है तो या किसी और जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो उसके जो ना बैलेंस चाहिए होगा तो वो भी इसको रिटर्न में शो करना लाजमी है। तो इसके अलावा अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं एज अ लोन तो उस लोन को भी डिक्लेयर करना है, तो वो चाहे किसी भी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को या फिर कंपनी को या फिर किसी भी और जगह पे हो तो वो आपने जो ना उसका भी बैलेंस चाहिए होगा। 30 जून 2021 की डेट के ऊपर जो बैलेंस कटा होगा जितने के आपने पैसे लेने होंगे उस रेलिवेंट पर्सन से या फिर कंपनी से तो उसको भी डिक्लेयर करना होगा। तो ये होगी हमारी विद रिस्पेक्ट टू एसेट डिटेल्स। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो लाइबिलिटी के लिए ना हमें ये देखना कि 30 जून 2021 की डेट के ऊपर ना 30 जून 2021 की डेट के ऊपर कितना लोन किसी को पे करने वाला है, चाहे वो बैंक को हो, चाहे कंपनी को हो या फिर किसी भी और बंदे को हो, किसी यानी कि पर्सन को, इंडिविजुअल को, या इंडिविजुअल चाहे कोई भी हो, फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो या कोई दोस्त हो या कोई भी ब्लड रिलेशन हो। अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है किसी पर्सन को तो वो जो लोन की अमाउंट जो 30 जून 2021 के ऊपर जो बैलेंस स्टैंड कर रहा होगा सिर्फ उसी को हम डिक्लेयर करेंगे। बाकी अगर ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपने लोन लिया था फिर बाद में उसको वापस भी कर दिया हुआ था 30 जून 2021 से पहले तो उस अमाउंट को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है और उसको हम ना स्किप कर देंगे। अच्छा, एक और आपको चीज़ बताते जाएं कि बेसिकली लोन के लिए ना कुछ कंडीशंस है लॉ के अंदर मेंशन है, तो उसको कंडीशन को मीट करना लाजमी है। अगर आप इस कंडीशन को मीट नहीं करेंगे यानी कि कोई भी हम अमाउंट किसी भी पर्सन से हमने अमाउंट ली हुई है तो लेकिन उसको हम लोन डिक्लेयर कर देते हैं और वो कंडीशंस मीट नहीं कर रहे, वो जो ट्रांजेक्शन जो ना कंडीशन मीट नहीं कर रही तो टैक्स वाले क्या करेंगे कि कमीशन क्या करेगा कि उस अमाउंट को ना बेसिकली अदर इनकम ट्रीट करके ना उसके ऊपर जो टैक्स स्लैब के मुताबिक रेट बनता होगा तो वो टैक्स स्लैबिलिटी राइज कर देगा और फिर ना हमारी टैक्स डिमांड जनरेट कर देगा। तो इसलिए ना थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है कि अगर आपने किसी से पैसे ले रहे हैं तो उसको ना कंडीशन के मुताबिक लें ताकि ना आपकी ना बाद में आपको मसला ना हो। आपने लोन लिया हुआ है या तो फिर क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट हुई हो या फिर ना ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आपने ट्रांसफ़र की हो उस पर्सन को या उस पर्सन से आपने लिया हो, जो कि आपने बेसिकली लोन की बात करें तो लोन किसी लिया हुआ तो ये लाजमी तौर पे है कि वो उस पर्सन से आपने क्रॉस चेक के थ्रू अमाउंट रिसीव की हो या फिर आपने ऑनलाइन उस पर्सन ने आपके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र की हो। और दूसरा ये कि वो जो दोनों एंटीन जो दोनों हैं लोन वाले पर्सन जिसने लिया भी है और दिया भी है दोनों का एंटीन होने का लाजमी है। और तीसरा ये है कि बेसिकली ना लोन एग्रीमेंट भी होना चाहिए, ये एहतियाती तौर पे जो ना ये लाजमी है। ये लोन एग्रीमेंट की कंडीशन लॉ में के अंदर मेंशन नहीं है लेकिन जो ना कल को अगर वो कमिश्नर जो ना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है तो उस पर क्वेश्चन रेज करता है तो हमारे पास ना लोन एग्रीमेंट का होना लाजमी है।
तो लिहाजा लोन एग्रीमेंट भी बना ले, चाहे किसी भी अमाउंट के स्टार्ट पर ऊपर भी बना लेना चाहिए, ताकि ना कल कोई मसला ना हो। तो ये ना 3 कंडीशन लोन की मीट करना लाजमी है। अगर आप ना पहली वाली 2 कंडीशन मीट नहीं ना करते, तो फिर ना अगर आपने एक अमाउंट किसी पर्सन से ली हुई थी तो उसको लोन डिक्लेयर किया हुआ था, तो अगर ये 2 कंडीशन मीट नहीं करती तो वो जो ना कमिश्नर बाद में जो ना उसको उस लोन वाली अमाउंट को ना जो कि हमने डिक्लेयर की हुई थी अपने रिटर्न के अंदर, उसको जो ना अदर इनकम के पार्ट बना के ना, तो रेलिवेंट जो टैक्स स्लैब रेट के मुताबिक जो टैक्स बनता होगा तो वो फिर टैक्स स्लैब डिमांड जनरेट करके ना आपको नोटिस भेज देगा। तो ये चीज़ें ना मीट करना लाजमी है। तो ये हमने देख लिया कि हमने ना किस तरह का डाटा चाहिए होगा और किस नेचर का डाटा चाहिए होगा, क्या क्या डाटा चाहिए होगा अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो इस पर ना आपने थोड़ा, अगर आप खुद से रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ों को आपने जो ना कंपाइल करना लाजमी है, इसको ना सिमेट्री में मैनेज करना लाजमी है, ताकि आप रिटर्न फाइल करते हुए ना आपको कोई मसला ना हो और आपकी ना रिटर्न जो ना गलत ना फाइल हो जाए। जी, अभी भी हमने डिस्कस किया था कि कौन सा डाटा चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड की चाहिए होती है, तो वो हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो डाटा हमें चाहिए होता है तो उसको हमने कंपाइल किस तरह करना है। और ये ना बेसिकली एक शीट बनाई गई है जो कि बेसिक सी शीट बनाई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये शीट्स भी आपके लिए ना यूज़फुल होगी, तो ये काफ़ी आपके लिए ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होगी। क्योंकि हर किसी प्रोफेशनल ने अपने मुताबिक जो ना अपनी टेक्स्ट वर्किंग की शीट बनाई होती है। तो बेसिकली ये जो शीट बनाई गई है, तो ये जो लोग जिनका अकाउंटिंग और टैक्स का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो ये उनकी आसानी के लिए ना उस हिसाब से बनाई गई है। जो भी प्रोफेशनल होते हैं तो उन्हें अपने मुताबिक ही बनानी होती है, तो वो ज़रा और तरह की शीट होती है। जी, अब ये ना ये डाटा जो ना कंपाइल फॉर्म में आ गया, फाइनल शेप में आ गया है, जिसको कि हम नेक्स्ट स्टेप में जो ना इसको आईआरएस के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो ये डाटा कैसे आया, कि यही वही है कि बेसिकली जो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या क्या डाटा चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। तो अब उन्हीं डाटा को जो ना हमने ना सेगमेंट वाइज जो ना उसको कंपाइल किया हुआ है। तो इसमें जितनी भी फिगर्स जो ना बेसिकली एक किसी पर्सन के लिए ली है, तो उसके मुताबिक जो ना इसको डाटा पंच कर दिया हुआ है, रिकॉर्ड कर दिया हुआ है। तो ये जो ना जिसकी रिटर्न हम फाइल करें तो उसकी जो बेसिक सैलरी पर मंथ 90,000 है, तो उसको ना पर ईयर जो अगर मल्टीप्लाई करते 12 से, तो जो बेसिकली वो 10,80,000 बन जाती है। इस तरह जो ना इसके अंदर जो ना कुछ अलाउंसेस आती है और कुछ जो अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि एग्जम्प्टेड है, जो कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि टैक्सेबल है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास एक्सेल फॉर्म में। तो इसमें ये वाली अमाउंट जो ना वो कुछ फिगर लिख दी हुई है कि ये मेडिकल अलाउंस से जम्प्ट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अलाउंस है, इस पर यहाँ स्पेसिफिक अलाउंस है, तो वो बेसिकली इतनी 20,000 का जम्प्ट है। तो ये टोटल मिलके जो ना बेसिकली 1 लाख जो ना 28,000 अमाउंट बन जाती है, जो कि जम्प्टेड अमाउंट है। तो ऐसे अलाउंस जो कि टैक्सेबल है, तो ये अमाउंट बेसिकली अमाउंट है उसे जो उसी बिलो की मिल रही है, तो 50,000 बन जाती है। टोटल बेसिकली जो इसकी इनकम बनती है, यानी कि जो टोटल इसकी सैलरी बनती है फुल ईयर की, वो बेसिकली बन जाती है 12,58,000। अब इस सैलरी में से जो टैक्सेबल सैलरी है ना बेसिकली वो बन जाती है 11,30,000। अब ये 11,30,000 आई कैसे आई कि इसमें जो ना जो इसकी टोटल सैलरी थी ना 12,58,000, उसमें से जो हमारी जो ना एग्जम्प्टेड सैलरी थी वो उसको हमने माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बनती है ना वो बेसिकली वो टैक्सेबल सैलरी बनती है। अब इस टैक्सेबल सैलरी के ऊपर जो ना जो आपके जो भी रेलिवेंट एम्प्लॉयर होगा या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा, तो उसने ना इसके ऊपर विद होल्ड टैक्स काटा होगा। तो वो विद होल्ड टैक्स कितना बनता, तो वो जो ना हमने एक अमाउंट लिख दी है यहाँ पे, तो जो कि 26,500 बनती है। तो इसके लिए ना या तो आपको वो जो रेलिवेंट आपका एम्प्लॉयर होगा या कंपनी होगी आपकी, तो वो आपको ना विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा ये है कि इसको ना आप खुद से भी ना अगर आप समझते हैं कि वो जो अमाउंट जो ना उन्होंने जो टैक्स काटा हुआ है जो और जमा भी करा दिया हुआ है, और उसको आपने वेरीफाई करना है कि वो कितनी अमाउंट हो सकती है, तो उसको ना अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 में ना आप देख लेंगे, तो वहाँ पे ना स्लैब रेट आ रहा होगा सैलरी परसेंट का। तो उसके बाद आप जो ना अपना रेट भी आप ना कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम आपको भी दिखाते हैं कि वो ना स्लैब रेट कैसा होगा। जी, अभी ना ये हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का फर्स्ट शेड्यूल खोला, उसका पार्ट 1 है और उसका डिवीजन 1 है। तो इसमें ना पहले में शुरू में आता है कि डेट फॉर इंडिविजुअल्स फॉर नॉन सैलरी पर्सन एंड एसोसिएशन पर्सन। दूसरा जो डेट आते हैं वो आते हैं सैलरी पर्सन के लिए, जो कि ये क्लास 2 में आ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ कि अगर आपकी जो टैक्सेबल सैलरी जो ना टोटल इनकम की जो ना वो 75% प्लस या ज़्यादा होगी सैलरी इनकम की है, तो तब जो ना रेट अप्लाई होंगे। तो ये बेसिकली सैलरी पर्सन के लिए जो स्लैब रेट होते हैं ये वाले आ रहे हैं, जिसमें ना 6 लाख इनकम जो ना एग्जम्प्ट शो कराई गई है। बाकी के ऊपर जो ना वो डिफरेंट रेट है एज़ पर इनकम स्लैब रेट। तो जो हमारे जो करंट सिनेरियो है, तो उसके मुताबिक भी जो ना हमने जो स्लैब रेट हमने अप्लाई किया हुआ ना बेसिकली ये जो
जो हमने अप्लाई किया वो सेकंड वाला अप्लाई किया हुआ है, जहाँ पे ना हमारी जो टैक्सेबल सैलरी जो ना वो 12 लाख से कम है। और तो इसके मुताबिक जो ना हमने ये वाला डेट अप्लाई करके ना इसके ऊपर ना अमाउंट कैलकुलेट की हुई है। ठीक है ना, ये वाली हमने रेट अप्लाई किया हुआ है। तो ये वैसे ना अमाउंट जो आपको ना बाय डिफ़ॉल्ट जी, ये ना अभी विद होल्ड टैक्स कैलकुलेट चेक किया कि वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहाँ पे मेंशन है, तो उसको हमने कैसे ये वैल्यू कैलकुलेट की है। तो ये वैसी वैल्यू जो ना आपको विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट से मिल जाएगी, जो कि आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर आप समझते हैं कि अगर आप कंपनी ने आपका टैक्स नहीं काटा हुआ, तो फिर ना आपको इस रेट से मुताबिक जो ना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो कि हमने ये मेंशन किया हुआ है, जो कि टैक्सेबल सैलरी के ऊपर अप्लाई होगा, ना कि टोटल सैलरी के ऊपर अप्लाई होगा। क्योंकि टोटल सैलरी के अंदर ना बेसिकली कुछ एग्जम्प्टेड अमाउंट भी होती है, जैसे हमने मेंशन की हुई है, तो वो माइनस करके जो नेट टैक्सेबल अमाउंट होगी, तो उसके ऊपर डेट अप्लाई कर लेके जो ना हम अभी तो टैक्स निकाल लेंगे। तो ये जो ना हमने इनकम की बात कर ली। आगे जो ना एक्सपेंसेस जो है ना वो बेसिकली आगे, तो यहाँ पे फिगर्स डाली हुई है कि ये ना उसके जो सैलरीड पर्सन है उसके ना इतने एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं, रेंट में उसकी इतनी अमाउंट इंकर्ड हुई है, बाकी विद टैक्स उसने पे किया हुआ इनकम के ऊपर जो ना सैलरी के ऊपर जो ये अमाउंट आ गई। बाकी जो उससे यूटिलिटीज़ के वाले एक्सपेंसेस है वो तो ये वाली अमाउंट आ गई, डिफरेंट आ गई। तो इसके अलावा जो ना अदर एक्सपेंसेस जो ना बेसिकली 3,50,000 आ गए, तो ये अमाउंट आ गई। उसके टोटल जो उसके एक्सपेंस बनते ना 6,91,000 बन जाते। तो अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर ना आपके पास जो ना बाकी अमाउंट कोई भी टेंटेटिव फिगर नहीं है, एक्चुअल फिगर नहीं है, तो आप जो ना जितने भी एक्सपेंसेस जो ना अपना अदर एक्सपेंसेस में ना उसको पुट करके ना अपनी रिपोर्ट के ऊपर ना अपलोड कर देंगे, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारा दूसरा पोर्शन होगा एक्सपेंसेस का। अब तीसरे पोर्शन में आते हैं एसेट्स जो ना, तो हमने एसेट की बात की है। तो ये जो ना जो जिसकी टर्न हम फाइल करने जा रहे हैं, तो उसकी जो ना बेसिकली ये जो ना एसेट्स है, तो उनकी ना ये वाली वैल्यू जो ना बेसिकली हमने मेंशन की हुई है कि उसका 10 मरले का हाउस है, उसकी ये वैल्यू है। उसका जो बैंक बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस जो 30 जून 2021 के ऊपर जो डेटा आ रही है, तो उसके ऊपर जो बैलेंस आ रहा है उसकी ये अमाउंट आ रही है। प्राइस अमाउंट उसके पास इतनी अमाउंट को पड़े हुए हैं, उसके पास जो बाइक है वो इतनी अमाउंट की है, उसके पास जो कार व्हीकल पड़ी है वो 16,30,000 की है। बाकी इसके अलावा जो उसके बाद प्रोविडेंट फंड है जो और जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो उसके बाद ना ये उसका बैलेंस स्टैंड कर रहा है। अब ये जो प्रोविडेंट फंड की ये अमाउंट होती है कि जो जैसे से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जो जैसे जाती रहती है ना, जमा होती रहती है, तो उसका बैलेंस जो है ना वो कम्युलेटिव होता जाएगा। और बाद में जब इसको ना प्रोविडेंट फंड को हम ट्रांसफ़र करेंगे, इसको एक्चुअली ना उसको रिसीव करेंगे, तो तब जो ना उसकी टैक्सेबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। और इसकी जो टैक्सेबिलिटी होगी तो वो ना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए डिफरेंट होगी और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए डिफरेंट होगी। तो ये डिफरेंट चीज़ है। तो इसको हम ये एक सेपरेट टॉपिक है, तो इसको अभी फिलहाल नहीं छेड़ते। तो इसके अलावा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, किसी भी पर्सन अगर आप इंश्योरेंस वो प्रीमियम पे करता है, तो उसकी हर साल की जो भी इंश्योरेंस होगी ना, तो वो प्रीमियम जो है उसका बैलेंस अक्यूमुलेट होता जाएगा। यानी कि एक बंदे ने अगर हर साल वो 50,000 की इंश्योरेंस पे कर रहा है ना, तो जैसे 50,000 पे करता रहेगा, तो उसका जो बैलेंस जमा होता रहेगा। जैसे अभी करंट केस में ना 2,50,000 की इंश्योरेंस उसके बैलेंस स्टैंड कर रहा है, तो इसका मतलब उसने 5 साल की इंश्योरेंस पे कर दी हुई है। तो नेक्स्ट ईयर जब 50,000 की फर्दर इंश्योरेंस पे करेगा, तो ये जो ना बेसिकली जो एसेट है इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम का, तो ये बेसिकली 3 लाख तक इसका बैलेंस हो जाएगा। तो लास्ट में जो ना ये क्लोजिंग बैलेंस कैश का बैलेंस आ रहा है, बैलेंस की फिगर बीच में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये जो एक अमाउंट आ रही है, इसको ना हाईलाइट भी किया हुआ है। तो ये वैल्यू बेसिकली कैसे आनी कि बाकी जितनी भी चीज़ों को हमने ना बैलेंस एडजस्ट करने के बाद जो ना एक जो वैल्यू आएगी ना वो कैश के अंदर ट्रीट कर लिया हुआ है। तो इसको हमने कैसे करना है, तो ये हम आपको दिखा देते हैं कि इसका अभी लिंक भी लगाया हुआ है। बेसिकली ये ना कैश का बैलेंस आ रहा है, तो इसमें एक क्या कहते हैं ओवरव्यू कर देते हैं कि ये कैश बैलेंस कैसे आया हुआ है आपका। इसमें ना हमने इनकम अर्न की है, यानी कि जो सैलरी हमने अर्न की है फॉर द ईयर जो पूरे साल की थी, ये बेसिकली 12,58,000 बन रही थी, जो कि ऊपर जो ना हमारे यहाँ पे मेंशन भी है। तो ये अमाउंट हमारी इनकम आ गई फॉर द ईयर आ गई। तो इसके बाद जो हमने एक्सपेंसेस इंकर किए फॉर द ईयर जो 6,91,800, ये हमने एक्सपेंसेस इंकर किए, तो हमारे पास जो नेट सेविंग हुई वो हुई 5,66,200। तो अब ये जो 5,66,200 ना, तो इसमें से हमने तो यहाँ तो हमने एसेट जो ना अपने एक्वायर किए हैं, जो जिसके अपने ऊपर बात कर रहे थे, यहाँ भी जो ना वो एक बैलेंस जो ना हमारा जो ना कैश बैलेंस में चला जाएगा।
यानी कि इसमें से जो 62,66,000 है, इसमें से हमने 10,000 अपना कंट्रीब्यूशन जमा करा दिया हुआ है एम्प्लॉई वाला। इंश्योरेंस हमने 50,000 की पेमेंट कर दी हुई है, तो 60,000 इधर से निकल गया। बाकी जो ना हमारे पास जो लोन थे, हमने जो लोन की अमाउंट वगैरह पे की हुई है, तो हमारे पास 3 तरह के लोन स्टैंड कर रहे थे। 25,000 का लोन हमने एक पे कर दिया, 50,000 का एक लोन पे कर दिया, 25,000 का एक लोन पे कर दिया, तो ये 1 लाख की अमाउंट आ गई। तो इन सब को करने के बाद जो हमारे पास नेट बैलेंस बनता है बचता है ना, वो बेसिकली 4,06,200 बनता है, जो कि हमारे पास कैश की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था 30/जून 2021 की डेट के ऊपर। तो इस तरह जो ना कैश का बैलेंस हमने ना निकाल लिया हुआ है, जो कि आपको ये मिल जाएगा, ये आ रहा है। तो ये ना कि बेसिकली एक मेथड बताया गया था सिंपल सा कि कैसे आप कैश का बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ना आप रिटर्न अपना वर्किंग करके सबमिट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारी एसेट की बात होगी। तो आगे ना हम लाइबिलिटी की बात करते हैं कि लाइबिलिटी हमने बता दिया कि एक बंदा उसकी ना 3 तरह के लोन स्टैंड कर रहे हैं, तो ये जो ना उसका 3 तरह के बैलेंस स्टैंड कर रहे हैं लोन के, जो कि 30/जून 2021 की डेट के ऊपर स्टैंड कर रहे थे, तो इनको भी ना रिटर्न के हम डिक्लेयर कर देंगे। तो ये 4 तरह की चीज़ें जो ना हमने पहले डाटा कंपाइल किया है, उसको डाटा की इन्फॉर्मेशन गैदर किया, फिर बाद में उसको डाटा को ना एक्सेल में कंपाइल करके ना तो फिर ना अब इसको हम ना रिटर्न के ऊपर पोर्टल कर अपलोड करेंगे। यानी कि मैंने इनकम वाली जो डिटेल थी वो कंपाइल कर ली, एक्सपेंसेस जो थे, जो उस टैक्स पेयर के पर्सनल एक्सपेंसेस थे, वो वाली इन्फॉर्मेशन कंपाइल कर ली। एसेट जो थे, जो कि उसने पर्सनल एसेट थे, उसकी इन्फॉर्मेशन कंपाइल कर ली। तो जो लायबिलिटी है तो उसकी वाली इन्फॉर्मेशन कंपाइल कर ली है। तो अब ये ना डाटा हमारा कंपाइल हो चुका हुआ है। तो अब जो ना हम इसको ना रिटर्न के ऊपर फाइलिंग करेंगे, इसको अपलोड करेंगे डाटा को, और रिटर्न फाइलिंग की तरफ हम जाएंगे। जी, ये ना हमने आईआरएस के पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लिया हुआ है। तो इस आईआरएस के पोर्टल को लॉगिन कहाँ से करना है कि ये एपीआर की हमने मेन वेबसाइट ओपन करनी है, apr.gov.pk। तो जब इसको ओपन करेंगे तो एपीआर की मेन वेबसाइट मेन पेज आ जाएगा। तो वहाँ पे जो ना इनकम टैक्स ही है, आईआरएस का आइकन आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर यूजर्स विद इन पाकिस्तान, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही तो ना ये हमारे पास ना वो यूज़र आईडी वाला पोर्टल आ जाएगा, जहाँ पे हमने यूज़र आईडी लगा के, पासवर्ड लगा के ना अपना आईआरएस का पोर्टल ओपन करना है। जैसे ही इसको हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास जो ना बेसिकली ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, जी, जहाँ पे आके ना हमने रिटर्न फाइल करनी है, ऑनलाइन फाइल करनी है। तो अब हम रिटर्न फाइलिंग का पोर्टल ओपन करके ना डाटा अपलोड करते हैं। तो ये जो ऊपर टैब्स आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आ रहा है, फिर बाद में डिक्लेरेशन आ रही है। तो डिक्लेरेशन के में पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना जो सेकंड वाला कॉलम है, रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, तो यहाँ पे ना बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं। तो इसमें जो पहले टैब आ रहा है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, क्लासिक व्यू और नॉर्मल रिटर्न। तो ये दोनों पोर्टल, दोनों जो ना टैब हम क्लिक करके ना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। तो जो सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स है, तो इसमें क्या होता है कि जो थोड़े से ना जो टैब्स होते हैं, जो फील्ड्स होती हैं वो कम होती हैं, वो मोस्टली जो ना रिस्पेक्ट टू जो ना सैलरी पर्सन से रिलेटेड होती है। जो नॉर्मल रिटर्न है तो इसमें अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी ना अदर देन सैलरी वाली इनकम भी है, और या फिर वो एओपी है कंपनी है, तो इसके लिए ना ये टैब ओपन होता है। तो ये इस टैब के अंदर जो ना वो सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो इस टैब के अंदर जो ना जो सैलरी रिटर्न वाला जो टैब है, तो इसमें ना 90% डाटा वो है जो कि विद रिस्पेक्ट टू सैलरी पर्सन से रिलेटेड है। तो ये इजी टू व्यू है। तो हम ना इसके थ्रू रिटर्न फाइल अभी करते हैं। आप चाहे इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इस पोर्टल के थ्रू भी या इसके थ्रू भी कर सकते हैं, वो उस पर कोई मसला नहीं है। तो हम जो सैलरी रिटर्न वाला जो पोर्टल है उस पर क्लिक करके ना इसको ओपन करते हैं, तो इसकी रिटर्न हम फाइल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना बेसिकली नेम वगैरह आपका पहले आ रहा होगा, जो कि टैक्स पेयर का नेम होगा। तो नीचे जो ना पीरियड आ रहा है, तो पीरियड पे क्लिक करेंगे। तो पीरियड पे क्लिक करेंगे तो हमने वो वाला टैक्स ईयर मेंशन करना है जो जिसकी रिटर्न हम फाइल करना चाह रहे हैं। अभी हम 2021 की रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, तो 2021 से हम टाइप करेंगे, और उसके बाद जो ना ये एंटर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो ना टैक्स ईयर 2021 वाला जो ना टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 2021 वाले टैक्स ईयर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब जो ना 2021 की जो रिटर्न है वो ओपन हो गई है सैलरी पर्सन के लिए। अब यहाँ पे हम डाटा पुट करेंगे जो कि अभी हमने कंपाइल किया हुआ था। अब इस डाटा को हम कंपाइल करेंगे वन बाय वन की जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन हम करेंगे। हमारे पास जो बेसिक सैलरी आ रही थी जो कि टैक्सेबल है वो अमाउंट आ गई। तो इसको ना हमें ये जो पहला टैब आ रहा है पे वेजेस वाला, तो इसमें जो टोटल अमाउंट है वहाँ पे मेंशन कर देंगे। और आपको बताते जाएंगे कोई भी अमाउंट आपने रिटर्न के टैब पे आपने पेस्ट करनी है या टाइप करनी है, तो उसके बाद जो ना जो कैलकुलेटर वाला बटन जो है इसको डबल क्लिक लाजमी करना है।
डबल क्लिक करेंगे या 2 दफ़ा डबल क्लिक करेंगे तो जैसे जो ना इसकी अमाउंट टोटल अमाउंट में अपडेट हो जाएगी, तो तब ये डाटा सेव होगा। अगर सिर्फ टाइप कर देंगे तो ये कैलकुलेट वाला बटन प्रेस नहीं करेंगे दो दफ़ा, तो डाटा सेव नहीं होगा, फिर डाटा जो है आपका लॉस हो सकता है। तो ये साथ साथ लाजमी करना है। तो अभी हमने ये बेसिक सैलरी इसकी ऐड कर ली। उसके बाद जो ना ये इसका बेसिकली जो एग्जम्प्टेड अलाउंस आ रहा था वो उसको हमने ऐड करना है। तो ये बेसिकली 1,28,000 बनता है अमाउंट, इसको हम कर लेंगे। तो यहाँ पे ना बेसिकली अलाउंसेस आ रहे हैं, तो ये अलाउंसेस में तो ना बेसिकली 1,28,000 ये आ रहा है, 50,000 ये आ रहा है, तो ये बन जाते हैं 178,000। तो 178,000 को हम यहाँ पे टाइप करेंगे और देंगे। तो इसमें से ना जो टोटल अलाउंस है 178,000, इसमें से जो हमारे पास जो 50,000 की अमाउंट है 128,000 की अमाउंट, यानी कि 1,28,000 की जो अमाउंट है वो बेसिकली एग्जम्प्टेड है। तो यहाँ पे ना उसको हम मेंशन कर देंगे। ये जो एग्जम्प्टेड वाला कॉलम आ रहा है ना, सेंटर वाला, ये एग्जम्प्टेड वाला कॉलम है। तो यहाँ पे 1,28,000 हम अमाउंट टाइप करके ना कैलकुलेटर वाला बटन प्रेस कर देंगे। तो फिर ये ना ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, जो कि हमारे पास ना जिसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई होना है, यानी कि 11,30,000 अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे भी हमारे पास 11,30,000 अमाउंट आ रही थी। तो ये हमने सैलरी की अमाउंट ऐड कर ली। तो अब हम ना बाकी इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। तो आप पीछे ना हमारे पास रह जाता है विद होल्डिंग टैक्स, ये जो अमाउंट आ रही है विद होल्डिंग टैक्स की, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हम ये जो टैक्स चार्जेबल / पेमेंट वाला टैब आता है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर ना एक सब टैब आता है एडजस्टेबल टैक्स के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ना जो पहला ही आ रहा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149, तो यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड वाला जो कॉलम आ रहा है, फील्ड आ रही है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे या टाइप कर देंगे और डबल क्लिक करना है कैलकुलेट वाले बटन के ऊपर। अभी भी नहीं हुआ तो फिर दोबारा इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो जो उसका टोटल वाला कॉलम होगा ना उस रेलिवेंट फील्ड का, तो वो अपडेट हो जाएगा। जैसे वो अपडेट होगा तो आप समझिएगा कि डाटा जो ना आपका सेव हो चुका हुआ है। तो ये जो ना हमने इसकी अमाउंट यहाँ पे टाइप कर दी है, जो कि हमारा टैक्स विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट हुआ था, जो कि हमारे एम्प्लॉयर ने या कंपनी ने टैक्स काटा हुआ था और जमा करा दिया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया हुआ है। तो इसके बाद जो ना हम ये कंपटीशन वाले टैब में आएंगे, इसी में टैक्स चार्जेबल / पेमेंट्स के जो नीचे सब एंड पे था कंपटीशन वाला टैब, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आगे देखेंगे कि ये जो ना विद होल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स ये आ रहा है और हमारा कोई एडमिन टैक्स नहीं आ रहा है, 0 एडमिन टैक्स आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं स्टैंड कर रही है। तो ये जो ना हमने विद होल्डिंग टैक्स पुट कर दिया हुआ है। तो इसी के ऊपर ना थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दीजिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप समझते हैं कि आपके पास विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है और आपको नहीं आइडिया कि हमारा विद टैक्स कितना कटा हुआ है, तो विद होल्डिंग टैक्स की ये जो सैलरी वाली ये विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट है, तो इसको ना हम 0 करते हैं और यहाँ पे ना हम कंपटीशन वाला टैब पे आते हैं। तो यहाँ पे देखना कि आपने एडमिन टैक्स कितना आ रहा है। तो जितनी अमाउंट एडमिन टैक्स की आ रही होगी ना, तो आपने उसी अमाउंट को कॉपी करके, तो जो एडजस्टेबल टैक्स है जो एडजस्टेबल टैक्स है तो उसमें ना जो सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149 वाला जो टैब है, तो उसमें ना इसको पेस्ट कर देना है और कैलकुलेट कर देना है। तो ये चीज़ तब करनी है आपने जब आप श्योर हैं कि टैक्स आपका कटा भी हुआ है और आगे ना जमा भी करा दे हुआ आपकी कंपनी ने या आपके डिपार्टमेंट ने, तो तब ये चीज़ करनी है। तो अदरवाइज़ जो ना आपको फिर बाद में ना पेनल्टी भी इसकी पड़ सकती है। तो इस तरह जो ना हमने ये बेसिकली जो अपनी इनकम टैक्स वाला जो पोर्शन जो ना वो हमने अपलोड कर लिया हुआ है। अब हमारे ना 3 पोर्शन रह गए हैं। एक्सपेंसेस को डाटा को हमने अपलोड करना है, एसेट को डाटा को अपलोड करना है और लायबिलिटी के डाटा को अपलोड करना है। तो ये अब हम उसी तरफ जाते हैं जो कि वेल्थ स्टेटमेंट के नाम से है। अब हम वेल्थ स्टेटमेंट को फिल करेंगे। अब वेल्थ स्टेटमेंट से पहले जो हमारा इनकम टैक्स है ना, जो हमारी इनकम है, तो इसको हमने ट्रांसफ़र करना अपनी वेल्थ के अंदर। तो उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे ना बेसिकली 2 तरह की इनकम आ रही है हमारे पास। एक टैक्सेबल इनकम आ रही है 11,30,000 और एक एग्जम्प्टेड इनकम आ रही है। अब इस इनकम को हमने लेके जाना है अपनी ना रिकन्सिलिएशन वाले पोर्टल पे, यानी कि पहले हम लेके जो हमारी टैक्सेबल इनकम आ रही है उसको हम कॉपी करेंगे। उसको हम कॉपी करेंगे 11,30,000 अमाउंट आ रही है। तो इस जो रिकन्सिलिएशन वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स वाला जो टैब आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो एक इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर दी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ये अमाउंट आ रही है। तो यहाँ पे हमने वो वाली अमाउंट मेंशन कर देंगे जिसकी जो कि हमारी टैक्सेबल अमाउंट थी, यानी कि 11,30,000। तो ये करके हमने कैलकुलेटर वाला बटन जो है डबल प्रेस करना है। तो ये हमारी जो ना इनफ्लोस वाला जो टोटल वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। अब हमने दोबारा फिर कंपटीशन वाले टैब में जाना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जम्प्टेड इनकम आ रही थी हमारी, जो कि मेडिकल अलाउंस या दूसरे अलाउंसेस थे जो कि एग्जम्प्टेड थे, 1,28,000 बनते थे। इसको हमने इस फिगर को कॉपी करना और दोबारा फिर रिकन्सिलिएशन वाले टैब में आना है
और यहाँ पे ना इसी के नीचे जा रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर डिक्लेयर फॉर द ईयर इजम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी कि इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर इजम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और जो कैलकुलेट वाला बटन जो है ना उसको डबल क्लिक करना दोबारा। तो ये हमारे पास ना जो टोटल इनकम थी हमारी 12,58,000, तो वो वाली अमाउंट हमारी अपडेट हो चुकी है। तो ये हमारी इनकम अपडेट हो चुकी है। अब हमारे पास जो ना वो जो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो ना एक पोर्शन रह गया जो हमारा विद होल्ड टैक्स है, उसको हमने अपडेट करना है अपने ना वेस्ट स्टेटमेंट के अंदर। तो उसको हम 1 बाय 1 करेंगे। अब हम दोबारा जो ना अपनी एक्सेल वाली शीट पे आए थे जहाँ पे हमने वर्किंग बनाई हुई थी, इनकम हमारी पुट हो गई है। तो अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। अब एक्सपेंसेस में हम सबसे पहले रेंट आता है, तो उसको हम रेंट को कॉपी करेंगे और जो ना अपना पर्सनल एक्सपेंस वाला जो पोर्शन है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद पहले आ रहा है रेंट, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे और डबल क्लिक करना है कैलकुलेट के ऊपर। तो ये हमारी अमाउंट अपडेट होगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। जो भी होल्ड टैक्स हमारा कटा हुआ था, जो कि पर्सनल इनकम के ऊपर कटा हुआ था, वो 26,500 बनता था। तो इस अमाउंट पे आ जाएंगे। तो इस यहाँ पे रेंट रेट टैक्सेस आ रहा है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम पेस्ट कर दिए तो ये भी अमाउंट अपडेट होगी। बाकी जो ना हमारे पास यूटिलिटीज आ रही है, तो यूटिलिटी से हमारे ना यहाँ पे लहदा मेंशन करने हैं, तो लहदा मेंशन कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की अमाउंट आ गई। उसके बाद SNGPL गैस की अमाउंट आ गई। उसके बाद जो ना ये वाटर की अमाउंट आ गई। तो ये अमाउंट आ गई, तो अभी अपडेट नहीं हुई, तो इसको हम कैलकुलेट बटन प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ये अमाउंट हमारे पास अपडेट होगी। नीचे हमारे पास तीसरा एक्सपेंस आया था, हमारे पास पर्सनल एक्सपेंस आया था, अदर एक्सपेंस आया था। तो उसको हम अमाउंट को, ये जो नीचे आ रहा है अदर पर्सनल एक्सपेंस हाउस होल्ड एक्सपेंस, यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे और कैलकुलेट पे बटन में डबल क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास ना पर्सनल एक्सपेंस आ गए 6,91,800, जैसे यहाँ पे आ रहा है 6,91,800। तो ये वाली अमाउंट ना हमारे पास अपडेट हो चुकी हुई है, पर्सनल एक्सपेंस अपडेट हो गया है। अब हमारा जो ना एक पोर्शन रह गया है पर्सनल एसेट और लायबिलिटी वाला पोर्शन, इसको हमने अपडेट करना है। यानी कि हमारे पास ये जो एसेट वाला पोर्शन है इसको अपडेट करना है हमने, और जो लायबिलिटी वाला पोर्शन है इसको हमने अपडेट करना है। अब इसको हम ट्रेंड में अपलोड करेंगे। सबसे पहले मैं एसेट ऐड करते हैं आपने, तो हमने देखना है कि हमारे पास एसेट कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हाउस आ रहा है, तो हाउस को हमने इसकी नरेशन कॉपी कर ली, और यहाँ पे जो ना रिटर्न के अंदर आ रहा है दूसरा टैब आ रहा है कमर्शियल इंडस्ट्री रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन बिजनेस के नाम से। इसके सामने प्लस का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके ना हम पहले प्रॉपर्टी का एड्रेस ऐड करेंगे, उसके जो जितने भी है डिटेल उसकी हम ऐड कर देंगे। और जो दूसरा इसका कमेंट्स वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपने टाइप कर देना है ताकि ना एरर ना दे। इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने वैल्यू पुट करनी है हमने, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी और जो कैलकुलेट वाला बटन जो है उसको अपडेट कर दिया। उसके बाद हम जो HPL है उसको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। तो जो बैंक बैलेंस है तो ये बेसिकली यहाँ पे आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट वाला जो ना आ रहा है पोर्शन, तो इसी के अंदर ना बेसिकली अकाउंट भी इसी बैंक जो अकाउंट बैंक बैलेंस है वो भी इसी में मेंशन करते हैं। इसके सामने प्लस का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस का बटन प्रेस करके यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल मेंशन करेंगे और दूसरे पोर्शन में कुछ ना कुछ टाइप कर देंगे ताकि एड ना आए। और इधर भी हमने अपना बैंक बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बता दिया है। उसके बाद प्राइस बॉन्ड की अमाउंट मेंशन कर दी। जो प्राइस बॉन्ड है बेसिकली ये अदर एसेट आता है, तो यहाँ पे जो ना प्लस पे करके ना प्राइस बॉन्ड टाइप कर देंगे और इसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे। इसके बाद गाड़ी आ गई, तो यहाँ पे ना मोटर व्हीकल के नाम से आ रहा है नॉन बिजनेस के नाम से, इसके सामने प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे हम गाड़ी की डिटेल पहले ऐड करेंगे और फिर बाद में ना गाड़ी की वैल्यू ऐड कर देंगे। ये हमने गाड़ी की डिटेल भी ऐड कर दी। अब हमारे पास एसेट रह गए, 2 एसेट रह गए, प्रोविडेंट फंड 3 रह गए, प्रोविडेंट फंड रह गया, इंश्योरेंस प्रीमियम रह गई और क्लोजिंग बैलेंस रह गया हमारे पास कैश का जो कि बैलेंस की फिगर थी। तो प्रोविडेंट फंड को हम ऐड करेंगे। तो प्रोविडेंट फंड को आप इधर भी ऐड कर सकते हैं और अदर एसेट में भी ऐड कर सकते हैं, तो दोनों जगह पे वो प्रैक्टिकेबल है, एप्लीकेबल है। तो हम अदर एसेट में इसको प्रोविडेंट फंड को ऐड कर देते हैं। प्रोविडेंट फंड एसेट नाम क्रिएट करके ना तो उसमें अमाउंट ऐड कर देते हैं, और इसके बाद जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ऐड कर देंगे। और कैलकुलेटर में बटन प्रेस कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ कैश रह गया जो कि बैलेंस की फिगर थी, तो हमने कैश को कॉपी किया और यहाँ पे जो ना कैश नॉन बिजनेस आ रहा है, यहाँ पे कैश को कॉपी पेस्ट किया और जो कैलकुलेटर वाला बटन जो ना उसको अपडेट कर दिया हुआ है।
तो ये 5.5 मिलियन की अमाउंट आ गई है, जो कि हमारे पास भी 5.5 मिलियन की एसेट्स आ रहे थे, वो अमाउंट आ गई। अब हम लोन को ऐड करते हैं। लोन जो 3 तरह के लोन आ रहे थे हमारे पास, तो लोन ऐड करने के लिए सबसे नीचे पोर्शन आ रहा है जहाँ पे टोटल एसेट आते हैं ना, तो उसके नीचे आ रहा है क्रेडिट्स। तो यहाँ पे सामने प्लस का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और डिटेल ऐड करेंगे 1 बाय 1। तो ये पहला लोन था कंपनी को, जो कि कंपनी से लिया हुआ था, उसकी डिटेल ऐड कर दी। दूसरा तो इसकी अमाउंट हमने ऐड कर दी। फिर दूसरे लोन की तरफ आते हैं। ये बैंक का लोन आ गया, उसकी अमाउंट आ गई। बेसिकली ये लोन पेबल टू मिस्टर रियाज, तो जो भी किसी भी पर्सन से आपने लोन लिया हुआ तो उसका ना CNC लिखना लाजमी है, अदरवाइज़ जो ना वो ये जो ना वो बाद में ना उसको ना अदर इनकम में ट्रीट कर लेंगे, जैसे हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ये वाली अमाउंट भी डिटेल भी मेंशन कर दी, उसकी जो ना रेलिवेंट हम डिटेल पुट कर देंगे। और अभी तक ना ये बेसिकली टोटल लायबिलिटी अपडेट नहीं हुई, तो इसलिए अपडेट नहीं हुई अभी, क्योंकि हमने कैलकुलेटर का बटन जो ना प्रेस नहीं किया था, डबल क्लिक नहीं किया था। तो अब इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ना हमारे पास 2,30,000 की लायबिलिटी स्टैंड कर रही है। तो ये हमारे पास ना लोन स्टैंड हो गया। तो अब ये ना हमने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली हुई है, यानी कि इनकम भी, एक्सपेंसेस भी, एसेट्स भी और लायबिलिटी भी, चारों तरह की इन्फॉर्मेशन जो ना अपने रिटर्न के पोर्टल पे अपलोड कर ली हुई है। हम रिकन्सिलिएशन के ऊपर दोबारा आते हैं। जैसे आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन अब ऐड कर लेंगे ना, तो अगर आपका जो अनरिकन्साइल्ड अमाउंट वाला जो बैलेंस है अगर वो ज़ीरो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ना इन्फॉर्मेशन जितनी की सारी वो टैली हो चुकी है, सारी जो ना एक्चुअली पुट हो चुकी है। तो अगर आपकी अनरिकन्साइल्ड अमाउंट ज़ीरो आ रही नहीं आ रही, तो इसका मतलब अभी जो आपका जो ना वेस्ट स्टेटमेंट और रिकन्साइल नहीं है, तो उसमें ना आपने फिर देखना कि क्या कौन सी फिगर आपने ना दोबारा कम या ज़्यादा अपलोड कर दी हुई है, तो ये चीज़ को आपने देखना है। तो अभी हमारी जो ना वेस्ट स्टेटमेंट टैली है तो ज़ीरो है, तो अभी हम इसको सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले आपको बता दीजिए एक और चीज़ के कंपटीशन के अंदर हम आते हैं ना, तो आपका जो ना जो टैक्स लायबिलिटी है, जो कि इनकम टैक्स बन रहा है, वो ज़ीरो बन रहा है। तो इसलिए ना जब आपका ज़ीरो बन रहा है, तो इसका मतलब हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये रेडी टू सबमिट है जी। अच्छा, ये ना हमारा 5वां पोर्शन था वीडियो का, कि अगर हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी स्टैंड करी होगी तो उसका चलान कैसे क्रिएट होना है, तो और वो जो ना एडमिन टैक्स चलान कैसे क्रिएट होना है, और उसको चलान को क्रिएट करने के बाद जो ना उसका जो ना रेलिवेंट कैसे उसको लिंक करना है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो ये कब क्रिएट होगा, तो ये बता देते हैं कब क्रिएट होगा, ये अभी आपको बता देते हैं। तो इसमें ना मैं जल्दी से बता दें कि अगर फ़र्ज़ करें आपका जो ना टैक्स कम बन रहा है, इसमें हम ना अज्यूम करते हैं कि ये 26,000 टैक्स कटा हुआ था और आपका बनता था टैक्स 26,500। तो ये कंपटीशन में हम आते हैं। तो कंपटीशन में जैसे ये जो आ रहा है ना एडमिन टैक्स, तो एडमिन टैक्स में जो भी फिगर आ रही होगी ना, तो इसका मतलब वो टैक्स अभी हमारा पेएबल होने वाला है। तो जब तक ये टैक्स पे नहीं होगा, तो हम ना अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, सबमिट नहीं कर सकते, अलाउ नहीं करेगा। तो ये तब कब अलाउ करेगा, जब इस टैक्स को हम पे कर देंगे, और पे करने के बाद ना इसको लिंक भी करना है रिटर्न के साथ। अब ये जो ना टैक्स पे कैसे करना है और इसको लिंक कैसे करना है, तो इसके ऊपर बताते जाएँ कि हमारी ना इस चैनल के ऊपर ना अलहदा से वीडियो अवेलेबल है। एक अलहदा से वीडियो अवेलेबल है, अभी आपको दिखा देते हैं कि ये जो वीडियो है ना, ये बेसिकली एडमिन टैक्स के नाम से है। तो ये जो ना वीडियो अवेलेबल है कि ये टैक्स चलान कैसे क्रिएट करना है और कैसे इसको लिंक करना है इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। तो आप ना इस वीडियो में हम डिटेल ले सकते हैं सारी की सारी। अगर आपका जो ना टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो इंशाल्लाह जो ना आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा इससे। अब हमने ना वो दोबारा फिर ना इसको अपडेट कर दिया हुआ है कि हमारा एडमिन टैक्स कोई भी नहीं बन रहा था, ज़ीरो बन रहा था। अब क्या करना है कि जो वेरिफिकेशन कोड अप्लाई करना है रिटर्न सबमिट करने से पहले, और ये तो आपका कब सबमिट हो सकती है, जब आपका जो ना बेसिकली अब जैसे बताया कि टैक्स कंपटीशन के अंदर जो ना कोई भी एडमिन टैक्स कोई भी ना स्टैंड कर रहा हो, और जो रिकन्सिलिएशन वाला है पोर्टल जो कि वेस्ट स्टेटमेंट है, तो उसमें जो ना अनरिकन्साइल्ड अमाउंट जो ना ज़ीरो आ रही हो, तब जो ना वो सिस्टम जो ना वो रिटर्न सबमिट करने देगा, अदरवाइज सबमिट नहीं करने देगा अगर ये दोनों चीज़ें मीट नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें मीट होने के बाद हम वेरिफिकेशन पे आएंगे। तो वेरिफिकेशन पे आपने ना अपना जो पिन कोड लगाना है,
जो भी आपका पिन कोड होगा तो उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई पिन करेंगे तो वो जो पिन कोड जो ना सक्सेसफुली जो ना वेरीफाइड हो जाएगा, तो उसके बाद जो ना आपने सिर्फ सबमिट पे क्लिक करना है, तो रिटर्न जो है आपकी सबमिट होगी। तो इस तरह जो ना अपना अपनी सैलरी वाली टैक्स रिटर्न जो ना सबमिट कर सकते हैं खुद से। अगर ना आप अपनी ना रिटर्न जो ना थोड़ी खुद से सबमिट कर सकते हैं वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद। जी दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो आपने देखी है कि कैसे एक सैलरी पर्सन जो ना अपनी रिटर्न फाइल करेगा और डाटा कंपाइल क्या क्या करेगा और उसको कंपाइल किस तरह करेगा, और फिर बाद में जो ना उसको रिटर्न के ऊपर पोर्टल के ऊपर जो ना जाके कैसे अपलोड करेगा ऑनलाइन फाइलिंग के लिए। और इसके बाद जो ना अगर उसका कोई चालान बन रहा हुआ, कोई टैक्स बन रहा हुआ, तो उसने टैक्स चालान कैसे क्रेडिट करना है और कैसे उसको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ लिंक करना है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो फिर भी अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप जो ना इस रेलिवेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर ना कम्युनिटी टैब में उसको ना डिस्कस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा चैनल, और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।